भी ये आया कि मान गया, नहीं मान गया, ये बड़ा। लेकिन दूसरे ही दिन ये कि वो इज़राइल के सपोर्ट के साथ ये कर रहा है, इज़राइल के मंसूबे। अब ईरान ने कहा है कि नहीं वो तो ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो पहले चाहिए कि फिलिस्तीन हो, यानी एक राज्य प्लान, यानी राज स्टेट जो बनाने की है, एक मुल्क जो बनाने की फिलिस्तीन की, उसका प्लान तैयार कीजिए, ये कहना है उनका। पहले नेशन बने, उसके बाद डेवलपमेंट होगा ना। पहले तो नेशन बनाइए, मालिकाना हक पहले मिलना चाहिए, पहले जमीन की रजिस्ट्री होती है, फिर म्यूटेशन होता है, फिर प्लान बनता है, फिर घर बनता है। कि पहले ही घर बना देंगे तो घर बन जाएगा तो जिसका होगा वो ले लेगा कि भैया छोड़ दीजिए इसको। तो मेरी बैटरी थोड़ा जा रही है, अगर कट जाए तो समझ लीजिएगा कि बैटरी खत्म हो गई। तो जी जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। बैटरी अपने कहा लगा लीजिए, कुछ है नहीं सिस्टम है लेकिन अब उठना पड़ेगा, चलिए रहने दीजिए। हाँ हाँ, अभी वो है उठ भी। जाइए उठ जाइए, तब तक मैं अपने दोस्तों को मैसेजेस कुछ देख लेता हूँ, नाम ले लेता हाँ हूँ ठीक। साथियों का। तो बहरहाल वहां पे कुछ टेक्निकल इशू इशू आ गया है। तो मैं तमाम जो मेरे साथी हैं, मैं तब तक अपने तमाम साथियों का जिक्र करता चलूं कि हमारे साथ अब्दुल्ला रजा साहब जुड़ गए हैं। दो स्टेट लाजिम और फर्ज है, यही वो कह रहे हैं। फिर दो साहब, गाजा पीपुल हैव नथिंग टू लूज, इजराइल हैव टू मच टू लूज। तो ये जयदीप सिंह मुंदेला साहब तो आई हैं, सुल्तान साहब हैं, राजा सिंहराजपूत साहब कह रहे नजमी भाई, इजराइल जब हारता है तब यही करता है। बिल्कुल राजा सिंह साहब, लेकिन जरा आप जो है लोगों को कहते रहिए कि शेयर कर दें। इसके अलावा फारूक मेमन साहब हैं, वो हमसे जुड़ गए, नजमी भाई जुड़े हुए हैं, तबरेज आलम सिद्दीकी साहब, उन्होंने लिखा है ट्रम्प ड्रीम्स अमेरिका फर्स्ट, ये उन्होंने लिखा है। इसके अलावा नूर सर लिखा है कि गाजा में ट्रक जाने का और कोई रास्ता नहीं है फदील साहब, ये उन्होंने कहा है। सुल्तान साहब, आज यूरोप ने भी ट्रम्प के गाजा के प्लान को नकार दिया है, अरब के प्लान का समर्थन किया है। और यहाँ तो ईरान ने, बिल्कुल ईरान ने कहा है कि यूएस हमसे समझौता तो चाहता है, लेकिन उनका उद्देश्य समस्या को हल करना नहीं, बल्कि आगे शायद कोई है, क्या है, बल्कि रोकना चाहता है। लेकिन हम स्पष्ट करते हैं कि हम उनके दबाव में नहीं झुकेंगे। तो ये उनका कहना है। इसके अलावा फदील साहब, आज लेबनान के सरहदी एरिया में 25 बार हवाई, हाँ यही आज खबर है, इसी पे हम लोग बात कर रहे हैं, इस पे हमने बात भी की है। फदील साहब आ गए हैं जी। जी फदील साहब, देखिए रास्ते जो हैं वो कई हैं, वेस्ट बैंक से होते हुए अरब को भी रास्ता जाता है, और वो बाकायदा सुरंग के माध्यम से फिलिस्तीन के लोग आते जाते हैं अरब के अंदर। वो लोग अरब में ही अपना नौकरी और जो भी करते हैं, ये लोग को अरब में कोई वीजा की जरूरत इनको नहीं पड़ती है। फिलिस्तीनी नागरिकों को वहां पूरी छूट है काम करने की। तो रास्ते बहुत हैं, और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिसको रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर कहा जा सकता है, वो रफा बॉर्डर है। तो रफा बॉर्डर पे ही जब लीगल एड जो भी दुनिया भेजती है वो रफा बॉर्डर से ही भेजेगी, वो दूसरे किसी रास्ते को नहीं चुनेगी, क्योंकि वो लीगल नहीं है। वो फिर उसमें कुछ बातें और हो जाती हैं, और उसके लिए फिर अरब को भी सामने आना पड़ेगा, और अरब ऐसा चाहेगा नहीं कि ठीक है वो जो मदद कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि साहब इधर से ही आप सारा आना जाना शुरू कर दीजिए। तो ये है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर रफा बॉर्डर ही है। जब भी दुनिया से कोई ऐड जाएगी तो रफा बॉर्डर के थ्रू ही जा सकती है, बाकी किसी रास्ते से। इंटरनल इन लोग के क्या सिस्टम है वो लोग करते होंगे अपना। ऐसा नहीं है, जब इतना हथियार जा सकता है तो राशन क्यों नहीं जा सकता। जब इतनी 15 महीना में इतनी बड़ी बड़ी ताकतों को इन लोगों ने धूल चटाया, सारे हथियार और सारी। फदील साहब, मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा से बात का रुख मैं बदलूं, क्योंकि उसकी तरफ शायद हम लोगों का ज़हन नहीं गया। अभी मुझे लगा कि कहीं ये जो हरकत हो रही है, हिजबुल्लाह इजराइल को कर रहे हैं, कहीं ये जो यूरोप में, जो नेटो में और अमेरिका में और उधर जो ठन गई है पूरा, ये उसको डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं है कि दुनिया की तवज्जो फिर इधर आ जाए, क्योंकि उधर मार्का जो है वो तगड़ा हो गया है। पूरा यूरोप अलग
और अमेरिका अलग। फजील साहब, क्या ये भी हो सकता है? आपका सोचना सही है, लेकिन हो सकता है, लेकिन अभी नहीं हो सकता, इसलिए कि नेटो के बहुत कंट्रीज जो हैं फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं। तो अगर वो उसको डाइवर्ट करना चाहेंगे तो सारे नेटो वाले जो, ऐसे भी नेटो वाले जेलेंस्की के यहाँ से अपना फ्री हो गए हैं वो लोग, अब यूक्रेन से तो फ्री हो गए हैं, उनकी तो पूरी ताकत, और अमेरिका को झुकाने के लिए वो पूरा फिलिस्तीन की मदद कर देंगे। तो ये तो उनके लिए बहुत बैकफायर कर जाएगा। इसलिए वो लोग अभी इस बात पे, कभी भी इज़राइल ये बात नहीं चाहेगा कि नेटो का ध्यान इस तरफ आवे। अभी वो आपस में चल रहा है, चलने दीजिए। लेकिन अगर जैसे ही ये बात हुई, तो नेटो कंट्री तो ऑलरेडी फिलिस्तीन के साथ यूएन में वोट किए हैं बहुत से कंट्रीज, और सम्मन जारी हुआ, वारंट जारी हुआ नेतन्याहू का, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम उनको गिरफ्तार करेंगे। तो जैसे ही अगर ये वार दोबारा होती है, तो सिर्फ अरब जगत नहीं, नेटो के, यूरोपीय यूनियन के बहुत से कंट्रीज का फिलिस्तीन को सीधा समर्थन हो जाएगा। आज की डेट में अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है, तो सीधा उनको समर्थन मिलेगा, क्योंकि अब तो वो यूक्रेन से फ्री हो चुके हैं। अब यूक्रेन में तो कोई जंग हो नहीं रही है, अब तो यूक्रेन में टेबल टॉक चल रही है। तो अब उनके सारे जो रिसोर्सेज हैं वो इस पर लग जाएंगे, और पूरी तरह से यूरोपीय यूनियन के बहुत से कंट्री फिलिस्तीन के साथ खुल्लम खुल्ला है। फ्रांस तो एकदम खुल के है, और बाकी ब्राजील है, सारे कंट्रीज तो। और जैसे ही अगर इजराइल ने, अमेरिका ने मिलकर कोई दोबारा जंग शुरू की, तो आप देख लीजिएगा कि दुनिया में एक नई तस्वीर बन के आ जाएगी कि पूरी यूरोपीय यूनियन, और टर्की भी उसमें है ही है नेटो कंट्री में, ये पूरे लोग खुल के आकर के फिलिस्तीन की मदद करेंगे, इजराइल को और अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक कोशिश है। और थोड़ा सा ये और भी अगर सीरिया में जाएं तो वहां पे फजील साहब जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां पे खाना जंगी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा वहां पे कहा जा रहा है। और अभी मैं वही खबर ही देख रहा था कि सीरिया में असद के समर्थकों के खिलाफ तगड़ा एक्शन, हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है। और ये मामला जो है बढ़ता जा रहा है। और इसमें देखिए खबर फजील साहब जो ये भी खबर चलाई जा रही है कि अल जुलानी ने कहा है कि कोई भी इजराइल के खिलाफ नहीं बोलेगा, नंबर एक। नंबर दो, ये खबर पहले है, अब वो लाई नहीं जा रही, गोलान हाइट से बहुत अंदर दमिश्क तक इजराइल जो है वो घुस गया था। तो वो कहाँ है इस वक्त, क्या है, कहीं कोई वो रिपोर्ट जो है देखने को नहीं मिल रही है। फिर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमने ये यहाँ पे सऊदी अरब से शायद कुछ कहा है कि ये कोई सीरियल बनाइए, इस तरीके के कहने का मकसद ये फजील साहब कि क्या ये आपस में लड़वाने की कोशिश की, क्योंकि सीरिया को जिस तरह से भड़का रहे हैं, जाहिर है कि वहां इसराइल पहुंच गया है और अपना खेल खेलना वहां पे शुरू कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि वहां मामला ठीक हो गए थे, वहां मामला जो है वो फजील साहब ठीक हो गए थे। ये सारा मामला जो इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है ना नेतन्याहू के खिलाफ, ये सारा मामला उसका है। उसको कैसे डाइवर्ट किया जाए और कैसे मुद्दे को फिर से हवा दी जाए, तो सारा मामला नेतन्याहू के इंटरनल पॉलिटिक्स के पड़ते हैं। उसमें सीरिया में कुछ नहीं हो रहा है, और सब खबरें तो बहुत कुछ आ रही हैं। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि सरकारी इमारतों को खाली कर दिया जाए, इजराइल की सेना आ रही है, ये सब बहुत खबरें चल रही हैं। लेकिन उन सब खबरों का कोई इसलिए महत्व नहीं कि आपको पता है वेस्ट मीडिया क्या चीज है। तो वेस्ट मीडिया ने तो कह दिया था कि सीरिया पे इजराइल का कब्जा हो गया, पूरा ही इजराइल को दे दिया था, पूरा सीरिया ले लिया था। तो ये सब वेस्ट मीडिया का प्रोपेगेंडा है। अभी देखिए 1-2 दिन में क्या होता है। 10 मरते हैं तो ये लोग 100 बताते हैं, 100 मरते हैं तो 10 बताते हैं। ये अपने हिसाब से ये चीजों को, नंबर्स और पिक्चर्स को ये लोग अपने हिसाब से पुराने पुराने वीडियो को एडिट करके ये लोग दिखाते हैं। मतलब गल्फ वार की वीडियो को आपको फिलिस्तीन के लड़ाई में दिखा दिया गया, कई कई चैनल्स पर मैंने देखे। तो ये सब अभी मीडिया का तो रोल ऐसा, और दुनिया के सामने मीडिया अगर सबसे ज्यादा बेनकाब हो गया है, और खास करके वेस्ट मीडिया, अल जजीरा ने वेस्ट मीडिया को बेनकाब कर दिया। मिडिल ईस्ट के अंदर जो खेल खेल रहा था ना वेस्ट मीडिया के थ्रू, वो सब इनका हवा निकल गई इनकी। और सबसे बड़ा जो
समस्या है इजराइल के अंदर जो नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है और पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं होने दे पा रहे हैं, अंदर लोग घुस जा रहे हैं, उन सब चीजों को डाइवर्ट करने के लिए दोबारा जंग को हवा दे रही है, उकसाने वाली बात कर रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही फजील साहब, बहुत बड़ा अपडेट दिया है जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने। उन्होंने अपडेट दिया है कि 2 यूएस आर्मी सैनिक जिजान जू एंड ली टियान और एक पूर्व सैनिक दुआन को चीन के लिए मिलिट्री डॉक्यूमेंट बेचने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने आगे लिखा है कि अमेरिकी चैनलों पर बहस इस पर छिड़ी हुई है, जबकि हमारा देश गरीबी, बाढ़, खसरा, जंगली आग, बढ़ते अपराधों से जूझ रहा है। ऐसे में इजराइल को इस तरह का अंधा समर्थन देना क्या हमारे देश के नागरिकों के साथ अन्याय नहीं होगा? ये उन्होंने लिखा है जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस तरह की चीजें जो आ रही हैं, जो बार बार सवाल उठ रहा है कि क्या क्या मतलब क्यों एक सही पिक्चर कोई देने के लिए तैयार नहीं फजील साहब, क्यों डर रहा है? अभी तक इजराइल से अगर आप देखिए तो सही तस्वीर जो इजराइल के अंदर की होनी चाहिए, जो वहां की सही रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि आखिर है क्या, चल क्या रहा है, क्या वहां पे हो रहा, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है और इजराइल भी छुपा रहा है मुसलसल। तो क्या इनके मंसूबे, आपको क्या लग रहा है कि इनके मंसूबे वाकई जो है वो अभी भी कायम है, जबकि हालत इनकी खस्ता ऐसा नहीं? वो सब चीजें जो हैं अब तो सिर्फ बातें हो रही हैं, कुछ ऐसा मेन है नेतन्याहू की प्रॉब्लम क्या है कि डिफेंस उनका विपक्ष बहुत कमजोर है इजराइल के अंदर। वो इस और लड़ाई के दौरान में हर कंट्री के अंदर विपक्ष जो है कमजोर हो जाता है, क्योंकि जनता के सामने नेशनलिस्ट होने का एक दबाव बन जाता है कि ऐसे वक्त में अगर आप नेशन के खिलाफ, मतलब आप नेतन्याहू के खिलाफ बोलने का मतलब है आप नेशन के खिलाफ बोल रहे हैं। और मीडिया तो उनकी है ही, वही ये दिखा देगी कि देखिए लड़ाई के इस दौर में ये लोग नेतन्याहू के खिलाफ अगर आप कोई बात बोलते हैं तो वहां ये दिखाया जाता है कि आप नेशन के खिलाफ बोल रहे हैं, एंटी नेशनलिस्ट आपको बताया जाता है। और यही लगभग हर जगह होता है। अब तो ये बड़ी पुरानी साजिश हो गई है, सब जगह होता है ऐसा। तो ये सब चीजों को बचने के लिए अभी इंटरनल अब तो बहुत सी चीजें देखिए, उनका पार्लियामेंट से भागते हुए वीडियो आ गया और बचते हुए वीडियो आ गया, लोग नारे लगा रहे हैं ये भी वीडियो आ गया। तो सब कुछ तो दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से मीडिया को दिखाना चाहिए, मीडिया को जो ओरिजिनल बात नहीं दिखा रहे, लेकिन सोशल मीडिया पे सब कुछ आ रहा है, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं इस बात को। और अब कोई भी इजराइल को सीरियस नहीं ले रहा है पूरी दुनिया के अंदर। जी। बिल्कुल फजील साहब, एक खबर कल हम लोगों ने बड़ी चर्चा की थी ईरान को लेकर के कि अमेरिका ने खत लिखा, डोनाल्ड ट्रंप का बाकायदा इंटरव्यू था। इंटरव्यू में उन्होंने लिखा था कि साहब हमने खत लिखा है ईरान को और हमने उनसे बात की है और इस पे काफी चर्चा रही, लेकिन आज ईरान ने साफ साफ वहां के जो अफसरान है उन्होंने मना कर दिया कि हमें ऐसा कहीं कोई लेटर नहीं मिला। इसके साथ साथ ईरान ने यह भी कह दिया है कि हम परमाणु पर न्यूक्लियर टॉक नहीं करेंगे। ये दोनों बातें जो है वो कैसे आप देखते हैं? क्या ये अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने अगर भेजा होता तो जाहिर है कि ईरान झूठ क्यों बोलेगा, क्यों कहेगा कि हमें नहीं मिला? तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये झूठ क्यों बोला, क्यों ऐसा कहा? या अब भी ऐसा है कि 3-4 दिन लेटर पहुंचने में लग जाते हैं? क्या प्रोसेस क्या है, क्या ऐसा है या ऑनलाइन या ऐसा नहीं होता है? यानी ये क्या है क्या? देखिए दूत बन के भेजा जाता है, इन सब चीजों को लेटर से नहीं होता है, या लेटर लेके भी कोई जाता है। एक आप एक नेशनल ईरान जैसे कंट्री से बात कर रहे हैं और ईमेल के थ्रू थोड़ी जाता है ये सब लेटर। ईमेल और खत और पोस्टल से थोड़ी जाता है ये सब चीज। ये तो सब यही तो डिप्लोमेसी, इस तरह अमेरिका जो है अपनी चीजों को खोता जा रहा है। झूठ बोलना, पायरेटेड प्लांटेड बातें करना, ये सब चीजें उनके कभी अमेरिका से लोग ये उम्मीद नहीं किए थे जो इस वक्त हो रहा है अमेरिका के साथ। और ईरान से बात और परमाणु की बात, जहां तक बम की बात है ना मुमताज भाई, अब दुनिया में ये कोई सीक्रेट चीज रही नहीं गई। जिसके पास भी पैसा है वो खर्च करना चाहेगा, वो कोई भी परमाणु बम बना सकता है। पाकिस्तान उसका दोस्त है,
रूस उसका दोस्त है, चाइना उसका दोस्त है, अगर वो चाहेगा तो क्या वो लोग नहीं उसको मदद कर सकते हैं क्या? ये सब कहने की बात है। परमाणु बम से और अमेरिका एक तो ईरान को नहीं बनाने देगा तो क्या पूरी दुनिया में परमाणु बम नहीं है? सबके पास है। चाइना उसका दुश्मन है, चाइना के पास है, रूस के पास है, किंग जॉन के पास है, पाकिस्तान के पास है, भारत के पास है। तो अब बचा कौन दुनिया के अंदर जिसके पास? और ये सब जो टेक्नोलॉजी है ये कोई बहुत बड़ी चीज अब नहीं रह गई है। अब जो लोग भी बनाना चाहे बना लें, और जब चलाना है ही नहीं, जिसका इस्तेमाल ही नहीं करना है, पूरी दुनिया में इस पर भी चर्चा होती है कि जिसका इस्तेमाल नहीं करना है उस पर पैसा ईरान ईरान ने इतनी बड़ी-बड़ी चीजें बना ली, उसको बनाना होता तो बना नहीं लेता। ये तो जिस तरह सद्दाम हुसैन को बदनाम करने के लिए ये पूरी कवायद रची गई, और अमेरिका वहां कै साल रही? अमेरिका इतने साल में सद्दाम हुसैन साहब के मरने के बाद भी एक भी केमिकल वेपन खोज पाई कि कहाँ रखा है वो, जिससे दुनिया को तबाही का रास्ता बना दिया गया था? ये वही काम अब ईरान के साथ ये लोग शुरू किए हैं, जो सद्दाम हुसैन साहब के साथ कर रहे थे, वही काम अब ईरान के साथ डिप्लोमेसी वार कर रही है लोग। खत भेज रहे हैं और ये भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि बम बना रहे, परमाणु बम। अरे अब तो दुनिया के पास सबके पास है, किसके पास परमाणु बम नहीं है बताइए? और उसको अगर बनाना होगा तो रूस उसका दोस्त, चाइना उसका दोस्त, पाकिस्तान उसका दोस्त, भारत उसका दोस्त, मदद नहीं कर देंगे ये लोग? ये सब तो कहने की बात है। बदना वही जो सद्दाम हुसैन साहब के साथ जो हुआ, वही ये लोग वही चाल चल रहे हैं, वही वही बात कह करके ये लोग ईरान को बीच में मतलब दुनिया की नजर के सामने बिताना चाहते हैं कि आप ये काम छोड़ दो। तो ईरान तो कह ही रहा है कि हम नहीं बनाएंगे परमाणु बम, आप भेज लो अपना आदमी, चेक करवा लो आकर के। ईरान तो बार बार कह रहा है कि हम नहीं बनाएंगे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें बनाने में। फिर क्यों बार बार अमेरिका ये कहेगा कि परमाणु बम बना रहे, परमाणु बम मत बनाइए, हम आपके साथ हैं? अरे भाई, नहीं बनाने और बनाने के बीच में आपकी क्या राय है? आपकी कैसे मानोगे कि बना रहे हैं और कैसे मानोगे कि नहीं बना रहे?